रायपुर में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक है। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में होगी बैठक और ईडी के कार्रवाई के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी और ईडी की कार्रवाई के बाद ईडी के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रिमांड पर ले लिया है। इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता उनमें गुस्सा है और अब ईडी की कार्रवाई के विरोध को लेकर रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए। खोमन, देखिए बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है, उसके बाद आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में, कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए प्रतिज्ञा, सबसे बड़ी चीज तो पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो कांग्रेस के सांसद हैं, विधायक हैं और संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी। चूंकि दीपक बैज अभी बस्तर दौरे पर थे, बस्तर दौरे से 12 बजे वो लौट जाएंगे, उसके बाद बैठक शुरू होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज पूरे जिला मुख्यालयों में पुतला दहन करने वाली है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करेगी, ईडी के खिलाफ क्या जो उनके मुख्यालय में प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा, आगे कैसे रणनीति काम करेगी, किस तरीके से इसका विरोध किया जाएगा, यही चीज़ें आज तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर बैठेंगे। मंच पर बैठने के बाद चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद करीब दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कांग्रेस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैज मौजूद रहने हैं। तो आगे किस तरीके से विरोध करेगी ईडी का कांग्रेस पार्टी, उसकी रणनीति आज बैठक में तैयार की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी देते हुए भूपेश बघेल आज बड़ी कार्रवाई ईडी ने यहाँ पर की और उसके बाद कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। अच्छा, सरकार को भी यहाँ पर घेरा जा रहा है। जितने भी कांग्रेस के नेता है वो सरकार की भी इसमें भागीदारी बता रहे हैं कि सरकार के इशारे पर सारी चीजें होती है। इसको लेकर क्या जानकारी है और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? देखिए प्रतिज्ञा, कांग्रेस पार्टी तो यही कहने में लगी है कि जो भाजपा के इशारे पे, भाजपा सरकार के इशारे पर तमाम कार्रवाई हो रही है, दुर्भावनावश कार्रवाई हो रही है, बदले की कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भूपेश बघेल हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, इसलिए उनके घर पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि जो ईडी है, केंद्रीय एजेंसी है, जो है अलग तरीके से कार्रवाई करती है, उनको जो इनपुट मिला है उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। इस तरीके के बयान बीजेपी के नेता देते नजर आए। लेकिन फिलहाल आगामी दिनों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने वाली है, आज ये पता चलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर हमारी नजर भी होगी, आप भी नजर बनाकर रखिएगा। खोमन, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की और ईडी की कार्रवाई पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। ईडी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती, ये कहा है सीएम ने। साथ ही कहा है कि सोच समझकर ईडी कार्रवाई करती है। तो देखिए, ईडी ने आबकारी घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा और उनके बेटे चैतन्य बघेल को रिमांड पर ले लिया। इसके बाद अब सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। आपको सुनना चाहिए सीएम ने क्या कहा है। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, बहुत सोच समझ के करती है। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, बहुत सोच समझ के करती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी हलचल है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बघेल के भिलाई वाले घर पर सुबह ईडी पहुंची और 6 घंटे की पूछताछ के बाद चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश की नजर आज छत्तीसगढ़ पर थी। सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर हलचल तेज हुई। ईडी ने दरवाजा खटखटाया, बघेल का फौरन ट्वीट आया, ईडी आ गई है। एक तरफ ईडी अपना काम करने लगी, वहीं दूसरी तरफ बघेल बिना शिकन लिए विधानसभा में रायगढ़ में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने निकल पड़े।
कि तभी उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर लगते ही बौखलाए कांग्रेसियों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इधर ईडी भूपेश बघेल के बेटे को लेकर कोर्ट पहुंच गई तो हंगामा होने लगा। चैतन्य बघेल के ऊपर साफ तौर पे ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल को भी मिला है और उस पैसे का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने पर किया है। जिस प्रकार से आरोप कवासी लखमा पर लगे थे, उसी तरीके के आरोप जो है वो चैतन्य बघेल पर भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल के 4 बच्चे हैं, जिनमें चैतन्य बघेल एकमात्र बेटा है। भले ही पिता भूपेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन बेटे चैतन्य ने राजनीति में कभी कदम नहीं रखा। लेकिन शराब घोटाले में ईडी के रडार में चैतन्य भी आए। ये कार्रवाई बेहद खास दिन हुई है। आज के दिन बघेल परिवार अपने इकलौते बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन कुछ इस तरह ईडी की गिरफ्तारी में बीता है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। भूपेश बघेल ने जन्मदिन के दिन बेटे की गिरफ्तारी होने पर एक पोस्ट कर लिखा, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में कोई और नहीं दे सकता। बघेल का दावा है कि ईडी खास मौकों पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरअसल भूपेश बघेल का जिस दिन जन्मदिन था, बघेल के सलाहकारों और 2 ओएसडी के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। ठीक ऐसे ही 10 मार्च 2025 की बात है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था कि तभी भिलाई में भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। वहीं जब आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन आया और विधानसभा का आखिरी दिन आया तो भूपेश बघेल की गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में ईडी की कार्रवाई से गुस्साए कांग्रेसियों ने खूब विरोध प्रदर्शन किए। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ तो कहीं ईडी का ही पुतला दहन किया गया। आजकल ईडी पहुंचना विपक्ष के यहाँ कोई नई बात नहीं है। सामान्य सी बात हो गई है कि विपक्ष को ही ढूंढते हैं वो लोग। सत्ता पक्ष में तो कोई करप्शन है ही नहीं। घोटाले में भूपेश बघेल का हाथ है, उनके परिवार के लोगों का हाथ है। आज ये बात साबित हो रहा है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के संसाधनों को उन्होंने लूटने का काम किए हैं। भले ही कांग्रेस की नजरों में ईडी का ये एक्शन गलत हो, लेकिन ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले के मुनाफे के लाभार्थी रहे हैं। इन्होंने रियल एस्टेट में कथित तौर पर काला धन लगाया है। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, सब जानते हैं भाई। तो ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। कांग्रेस की नजरों में ईडी के एक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक हो रही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां घोटाले का सच खुद ब खुद बयां कर रही हैं। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल गिरफ्तार हुए। उनसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। ठीक ऐसे ही अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर डेबर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ईडी का संकेत साफ है, सिंडिकेट में और भी बड़े नाम शामिल हैं, खासकर वो जो 2019 से लेकर 2022 के दौरान कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली थे। चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी अब उनसे पूरे घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी, उनकी भूमिका पर सवाल होगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की क्या भूमिका घोटाले पे रही है, इस पर ईडी सवाल कर सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और अगली बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर अबुझमाड़ के महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर मिल रही है नारायणपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अबुझमाड़ के महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ की खबर है और इस मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बल के जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार भी यहां पर बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की गई है। एक बड़े मुठभेड़ की खबर है और इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। तो लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है और नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। नीलांगूर के उत्तर और गारपा के दक्षिण
ऐसा अबूझमाड़ का क्षेत्र है, नारायणपुर जिला है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है। वहाँ पर 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुआ है और 6 वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। AK-47 में मिला है और SLR भी मिला है। SLR राइफल और AK-47 का मिलना यानी किसी बड़े नक्सली का होना भी दर्शाता है। तो शिनाख्त अभी जारी है, कल तक और स्थिति स्पष्ट होगी। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सौरभ तिवारी नारायणपुर से जुड़ गए। सौरभ, देखिए एक और करारा प्रहार यहां पर नक्सलियों पर किया गया है, कितनी बड़ी सफलता है और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए प्रतिज्ञा, ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून में ऑपरेशन करना बहुत कठिन होता है, ये हमने पहले भी बताया। और ऐसे में जब जवान निकले थे सर्च ऑपरेशन में तो कल रुक कर मुठभेड़ हुई। कल दोपहर से ही कई बार मुठभेड़ हुई और उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 6 वर्दीधारी माओवादियों के 100 मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि AK-47 और इंसास जैसे जो राइफल मिले हैं, ये इस बात का प्रतीक हो सकते हैं कि कोई बड़ा माओवादी वहाँ पर ढेर हो गया हो। देखिए लगातार ये कहा जा रहा था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि मानसून में भी लगातार ऑपरेशन जारी रहेंगे क्योंकि अब जो 26 मार्च 2026 का जो डेडलाइन है उसे दिया गया था। तो ऐसे में मानसून में भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और इसका उदाहरण भी दिख रहा है, लगातार सफलता भी मिल रही है और जवान आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है क्योंकि 6 माओवादी मारे गए हैं और AK-47 इंसास जो गन मिले हैं इससे ये तय होता है और इसके साथ साथ और भी कई सारे विस्फोटक और सामग्री भी मिली है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बताया जा रहा है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो क्या कुछ और नक्सलियों के शव बरामद हो सकते हैं और क्या कुछ मिल सकता है, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल प्रतिज्ञा, अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि ये गढ़चिरौली का बॉर्डर होता है और बहुत ज़्यादा भीषण घना जंगल है। तो ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है और भी आंकड़े ये बढ़े और भी 100 मिल सकते हैं और ये आंकड़े बढ़ के आएंगे तो हो सकता है ये सफलता और बड़ी मानी जाए। लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, जैसे जैसे समय बीतेगा फिर धीरे से क्लियर होगा कि क्या है पूरा मामला। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और अगली खबर सूरजपुर से है जहां पर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में पानी घुस गया है। हॉस्टल में पानी घुसने से बच्चों को खासा परेशानी हो रही है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से यहां पर यह समस्या देखी जा रही है। दूषित पानी में रहने को छात्र मजबूर है। हॉस्टल की छत से भी पानी टपक रहा है। हॉस्टल भवन पूरी तरह से जर्जर है। हालांकि शिकायत भी की गई लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए सूरजपुर में प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में अब बारिश का पानी घुस चुका है जिससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। आप जो देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये है प्री पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास। ये जिला मुख्यालय यानी कि सूरजपुर के हृदय स्थल में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। वहीं आप जो ये कमरे देख रहे हैं, इन कमरों में भी लगातार पानी ढुक गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चे जिस बेड में सो रहे हैं उस बेड में के नीचे तक पानी भरा हुआ है। यहाँ 60 से 70 बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं, निवासरत रह के यहाँ अपने स्कूलों को जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो छात्रावास अधीक्षक हैं उन्होंने इसकी शिकायत कई वर्षों से लगातार उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन इस मामले को संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब मीडिया इस मामले में दखलंदाजी कर रही है तो बताया जा रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को नजदीक के ही छात्रावास में शिफ्ट किया जा रहा है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि इस छात्रावास का कायाकल्प कब होता है और कब कुंभकर्णी नींद में सोए जिम्मेदार जागकर अपनी जवाबदारी पूरी करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। इधर बलरामपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस कीचड़ में फंस गई है। झमाझम बारिश से सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुका है और बारिश से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल है और भंवरलाल गांव स्थित बीच सड़क पर ये स्कूल बस फंसी हुई है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, बलरामपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर बीच सड़क पर स्कूल बसें फंसी हुई है। बलरामपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस कीचड़ में फंस गई है और लगातार हो रही बारिश के बाद इस तरह की परेशानी देखी गई है।
तो वहीं एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवाडांड के माध्यमिक विद्यालय परिसर और खेल मैदान इन दिनों तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिसके कारण से छात्र छात्राएं और शिक्षक पानी में घुसकर विद्यालय में प्रवेश करने को मजबूर हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं एमसीबी जिले के देवाडांड के माध्यमिक विद्यालय परिसर की हालत बेहद दुर्भाग्यजनक है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और उस कैंपस के अंतर्गत शासन के द्वारा पानी टंकी और एक महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। अर्थात शासन का वो निर्माण कार्य जो चल रहा है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराई थी, किंतु वो कार्य प्रारंभ चल रहा है। शासन का है वो तो चलते रहेगा, लेकिन पानी उसके चलते जल भराव हो रहा है, जिसके कारण से मेरे बच्चों को और शिक्षकों को भी स्कूल जाने आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। विगत कई दिनों से गर्मी के दिनों में ही मैं आवेदन दिया था कि यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, जहाँ से पानी का निकास होता था, वो बंद हो चुका है। और बार बार सरपंच जी से और सचिव जी से, अपने उच्च अधिकारी आदरणीय बीओ साहब लोगों को भी मैं इस समस्या से अवगत कराया हूँ। सरपंच जी के आश्वासन के बाद हम लोग ने और बात नहीं की है, लेकिन समस्या तो है। एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है देवागढ़, वहाँ का ग्राउंड है, यहाँ पे ठेहुना भर भरा हुआ पानी है। ये विष्णुदेव सरकार की तीनों इंजन बैक गियर में चल रही है। घुटने भर पानी पार करके ये स्कूल में हम लोग पहुँचे हैं, जूता चप्पल उतार के। आप अंदाज करिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है इस स्कूल में कैसे पढ़ने आते होंगे, यहाँ के शिक्षक जो है किन परिस्थितियों में यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते होंगे। वही देखिए, 21वीं सदी का भारत डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन गांवों की जमीनी हकीकत आज भी आंखें नम कर देती है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी हालात बद से बदतर हैं। ना स्कूल है और ना अस्पताल। गांव में कस्बों के स्कूल जाने वाले रास्ते घुटनों तक पानी कीचड़ से भरे पड़े हैं। गांवों के रास्तों में और स्कूल की दुर्दशा पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। घाट पर मरीज को अस्पताल पहुंचाते ये लोग, कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाते ये बच्चे, टपकती छत के नीचे तैयार होते अगले अब्दुल कलाम। 21वीं सदी के भारत से ये तस्वीरें बहुत कुछ सवाल पूछ रही हैं। एक तरफ देश अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में है और दूसरी तरफ गांव में रहने वाला हर व्यक्ति आज भी शिक्षा, पानी, एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। आज आपको दो शहरों के स्कूलों का हाल दिखाते हैं। संघर्ष का अंदाजा आप खुद लगाएंगे। डिंडोरी से करीब 40 किलोमीटर दूर मूसा मुंडी नाम का एक गांव है। इस गांव के प्राथमिक स्कूल में 15 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल सरकारी है और हालात सरकारी सिस्टम का आईना। बच्चों के स्कूल जाने की सड़क दलदल बन चुकी है। वहीं रीवा से 10 किलोमीटर दूर महिदल गांव में स्कूल जाने का एकमात्र रास्ता सिस्टम की भेंट चढ़ चुका है। कीचड़ से निकलना बच्चों के लिए गणित का सवाल बन चुका है और दलदल को पार पाना अंग्रेजी की कहावत। डिंडोरी के मूसा मुंडी गांव में बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी शायद उन्हें पढ़ने देखना नहीं चाहते। अगर चाहते तो इनको इस हाल में ना छोड़ते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कीचड़ से सने रास्ते से जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटी नौनिहाल हैं, वो कीचड़ से सने रास्ते से चलने के लिए मजबूर हैं। बहुत दिन से वैकेंसी सर अभी तक नहीं बन पा रही। बच्चों का आने जाने में बहुत तकलीफ है सर। अब कीचड़, इतना कीचड़ की क्या बताऊं, बरसात में बहुत दिक्कत जाती है। कीचड़ कपड़ा गंदा हो जाता है। हम स्कूल आते हैं तो बहुत रास्ता कीचड़ हो जाते हैं, हम कपड़े अच्छे से नहीं पहन सकते हैं। हाल रीवा का भी डिंडोरी जैसा ही है। यहाँ भी कीचड़ से भरे रास्तों में बदहाली की तस्वीर दिख रही है। रास्तों में कंकड़ है, कांच है और बच्चों की लड़ाई जारी है, सड़क से नहीं बल्कि सोए हुए सिस्टम से। हम जहाँ खड़े हैं ये कोई खेत नहीं, ये 25 बच्चों की रोज की रास्ता है जहाँ से वह नियमित तौर पे स्कूल जाते हैं। अब आप देखिए कि जब हम इन रास्तों पे चल रहे हैं तो मैं अपना पैर रखता हूँ तो पूरा मिट्टी में धंस जाता है। और इन्हीं रास्तों से लगभग 25 से ज़्यादा बच्चे नियमित तौर पे स्कूल जाते हैं। तो चोट लग जाती है पैर पर। हाँ, क्या क्या होता है? यहाँ हम लोग आते हैं रास्ता से तो कांटे गड़ जाते हैं, कांच गड़ जाते हैं और आते समय दिक्कत होती है, ड्रेस गंदे हो जाते हैं, कॉपी किताब गीली हो जाती है। गीला हो जाता है फिर लौटना पड़ता है। इसीलिए आप लोग ड्रेस नहीं पहने हो? नहीं है? नहीं। क्यों? गंदे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं।
कभी इसी पढ़ाई को पढ़कर जो लोग अधिकारी बने थे, उनके चश्मे से भी इस बदहाली को समझना जरूरी है, क्योंकि इनका चश्मा ऐसी समस्याओं को अलग नजरिए से देखता है। चेक करा लेते हैं कहाँ का विषय है और अप्रोच का कोई अन्य अप्रोच उपलब्ध है क्या स्कूल के लिए, और यदि नहीं तो बच्चे किस अप्रोच रोड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये एक बार चेक करा लेते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि अधिकारी देखेंगे, सोचेंगे, पता करेंगे, लेकिन समस्या हल कब होगी ना तो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जानते हैं, ना बच्चे जानते हैं और ना ही हम जानते हैं। डिंडोरी से अनिल साहू, रीवा से विवेक तिवारी के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। अब खबर बालोद से है, जहां दली राजहारा में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों का 1 साल परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया और अब वो इस बार परीक्षा नहीं दे पाएंगे और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे। दरअसल 10वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुसुम कसा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे अपने परीक्षा केंद्र दली राजहरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल समय से पहले पहुंच गए। बारिश के चलते स्कूल पैंट गीला होने के कारण काला पैंट पार करके परीक्षा देने पहुंचे थे, जहां मौजूद केंद्र अध्यक्ष टीआर रानाडे ने यूनिफॉर्म नहीं पहने जाने का हवाला देते हुए उन्हें यूनिफॉर्म पहनने की नसीहत दी और जब तक छात्र यूनिफॉर्म पहनकर घर से वापस परीक्षा केंद्र पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। तो सप्लीमेंट्री पेपर दिलाने दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली सुबह 8:30 बजे चला गया, तो नीचे का जीन्स काला वाला था, तो सर बोले कि जाओ नीचे का जीन्स चेंज करके आना। तो हम लोग जीन्स चेंज करने गए, तो करके आ गए जीन्स चेंज करके अरमूर कसर से। तो फिर दल्ली राजरा गए, तो स्कूल में गए तो बोले कि समय हो गया, अब नहीं बैठ सकते। ये बच्चे लोग आज सुबह सेजस की पूरक परीक्षा की एग्ज़ाम देने गए थे, जहाँ पे वहाँ के केंद्राध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए करके।